देखिए, दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट हो गया। दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है अगर आपको वाकई में एग्ज़ाम निकालना है। एक तो पढ़ाई कंटिन्यू रखना, और अगर किसी क्लास को ज्वाइन किया तो क्लासेस को कंटिन्यू रखना। आप बहुत बीमार हो कि आप बिल्कुल बेड से उठ नहीं सकते, उस कंडीशन में मत आइए। या आपके घर में बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो गई या आपके साथ कुछ हो गया तो मत आइए। अदरवाइज़ ये सब जो चीज़ें हैं ना कि ये है वो है, ये सब बहाने हैं खुद के लिए। आप अगर पढ़ाई को सीरियस नहीं लेंगे तो पढ़ाई आपको सीरियस नहीं लेगी। बड़ा सिंपल सा हिसाब चलता है। सारी चीज़ें वर्ल्ड में बैलेंस में है ना, पूरा यूनिवर्स बैलेंस में ही चलता है ना, अर्थ बैलेंस में है ना। तो हमारे जो चीज़ें होती है ना ये भी ऐसी बैलेंस में होती हैं। आप जितना एफर्ट्स डालोगे आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा। वेरी सिंपल, बट समझ में नहीं आता किसी को कि ये एक्चुअल में क्या है। जितने एफर्ट्स डालोगे उतना ही रिजल्ट मिलता है ना हमेशा। 80% एफर्ट्स डालते हैं तो 80% रिजल्ट आता है, 50% एफर्ट्स डालते हैं तो 50% रिजल्ट आता है। करेक्ट। सो बहुत अच्छा टाइम है अभी, क्योंकि देखो अभी आप देख रहे हो कि पीएससी से सबका जो है एक कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। हर साल फॉर्म्स जो फिल हो रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली एक चीज़ क्या समझ में आ रही है हमको कि हमारे साथ जैसे एक टाइम था जबकि हम कंपटीशन में बैठते थे तो 5 लाख 6 लाख फॉर्म्स आते थे। करेक्ट। 5 लाख लोग फॉर्म मतलब एग्ज़ाम हॉल में होते थे। आप 5 लाख को कॉम्पीट करके शॉर्ट लिस्टेड होते थे, किसमें 5,000 6,000 लोग जो मेंस देते थे। सो आप समझ रहे हो कि आज आपको कितने लोगों से कॉम्पीट करना है। डे बाय डे कॉम्पिटिशन कम होते जा रहा है। इस साल 1 लाख लोग एग्ज़ाम देने बैठे, 90,000 या 1 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिए, 1.25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। अब 90,000 ने एग्ज़ाम दिया है, उसमें से कहने का मतलब है कि कंपटीशन कम हुआ ना, कम लोगों के बीच में से सिलेक्शन होना है। और यही हाल देखना नेक्स्ट ईयर भी होगा। हार्डली 1 लाख लोग बैठेंगे एग्ज़ाम देने ऑल ओवर एमपी से। तो अगर आप सोचो, अगर आप सिंसियर हो, है ना, जैसे कि अभी से आप प्री मेंस साथ में लेके कर रहे हो, अपने नोट्स कर रहे हो, आपने मुझे जो दिखाया यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड। आपका मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि आपने कोशिश की। अभी देख देख के लिखो, वेरी नाइस। तभी तुमको पता चलेगा कि लिखना कैसे है। फिर जब हम थोड़े से समझ में आ जाए तो फिर बगैर देखे लिखना स्टार्ट कर दो, है ना। तो आप अभी से अगर प्रोसेस शुरू करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपका पूरा साल निकल गया। और प्रीलिम्स निकालना आपके लिए जस्ट लाइक अ जोक। ठीक है। सो सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने कोई टॉपिक शुरू किया है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि इसको बीच में आप नहीं छोड़ सकते हो। आपने बीच में छोड़ा मतलब ये गया, यूं जाता है। इथिक्स है। कुछ चीज़ें बहुत सिंपल है, वो फास्ट हो जाएंगी, लेकिन इस चीज़ को मैं जानबूझ के स्लो चला रही हूँ। राइट। तो इसमें कंटिन्यू रहिए। ये नहीं कि आ जाए कल की क्लास में गायब, नहीं। हर क्लास में बैठिए, पता है उसके बाद भी बैठिए। कभी क्या होता है कि कुछ दो चीज़ें हमें ऐसी पता चल जाती है जो हमने नहीं सुने हैं। एक चीज़ आपने भी नोटिस किया होगा, इवन मैं भी नोटिस करती हूँ चीज़ को। मेरी तो कई किताबें ऐसी कि जो मैंने 15-15 20-20 बार पढ़ चुकी हैं, पर हर बार जैसे मुझे पढ़ाना होता है तो एक बार मैं अपनी बुक्स को वापस से खोल के देखती हूँ, नोट्स को रिवाइज़ करती हूँ। हर बार ऐसा लगता है कि एक नई चीज़ मैंने पढ़ी है, हर बार एक नया शब्द पकड़ में आता है। तो पढ़ाई ऐसे ही होती है, सिलेक्शन ऐसे ही होते हैं। जब तक कि वो चीज़ें यहाँ पे पूरी फिक्स ना हो जाए ना, तब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। एंड डोंट टेक इट लाइट। अब जो बैठने वाले हैं 1 लाख लोग, वो बहुत सिंसियर ही बैठेंगे, है ना। कोई एक्सपेरिमेंटल वाला जो रहेगा वो बैठेगा ही नहीं, क्योंकि अब पीएससी में वो चार्म इसलिए नहीं बचा है क्योंकि प्रोसेस पोस्ट सब कुछ बहुत ऐसा होते जा रहा है ना, कॉम्प्लिकेटेड की पोस्ट कम आ रही है, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। प्रोविज़नल और मेंस जो आपके रिजल्ट्स आते हैं तो उससे बहुत लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है। सो इसके दो पहलू हैं। एक कि आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल के आया है कि बहुत लोग हट गए, और दूसरा ये कि जो डटे हुए हैं वो एकदम जिसको कहते हैं ना ट्रू फाइटर्स है, तो आपको उनसे कॉम्पीट करना है।
तो जब उनसे कॉम्पीट करना है तो अपने जो हथियार है ना उनको शार्प करके रखो, जंग ना लगने दो। अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ाई को सीरियस लो, क्योंकि कल भी मैंने यही बात कहा था, स्टूडेंट का धर्म होता है पढ़ना, एक ही धर्म है उसका, सिर्फ पढ़ना। पढ़ाई करो, रिजल्ट मिलेगा। सो वेरी ये मैं मतलब थोड़ा सा मेरा एक ये समझ लीजिए सबके लिए हिदायत है कि अगर आप कंटिन्यू रह सकते हैं तो ही क्लास में बैठिए, नहीं तो आराम करिए घर में। एक क्लास में आए दूसरे में नहीं आए तो कोई मतलब नहीं एथिक्स की क्लास अटेंड करने का। अगर सर के ऊपर जा रहा है तो बोलो कि मैम इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। आपको अलग से समझना है तो आई एम देयर, आप वहाँ आओ, मुझसे पूछ लो, मैं आपको बता दूँगी इसको ऐसे 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 कर लो, ठीक है। बट बी देयर, प्रॉपर रहो, डिसिप्लिन में रहो, क्लास में रहो, ठीक है। चलो, कल का सबको इतना क्लियर था। 6 दर्शन में से हमने कौन कौन से कर लिए? पहला हमने न्याय देखा था। न्याय दर्शन किसने दिया था? महर्षि गौतम। नहीं, डोंट आस्क मी, मुझे आंसर दीजिए, किसने दिया था? कल ही पढ़ा है ना, पन्ना पलटाओ, कहीं तो लिखा होगा। आगे पाठ पीछे सपाट, किसने दिया था? क्यों याद नहीं है? ये तो गलत बात है। आप लोगों से एस्पेक्ट नहीं किया जा सकता। किसने दिया न्याय दर्शन? महर्षि गौतम ने दिया है। योग दर्शन पतंजलि। सांख्य कपिल मुनि है ना। वैशेषिक कणाद ने दिया है, ये भी हमने कर लिया था। इसमें मेन थ्योरी कौन सी थी? एटॉमिक थ्योरी या परमाणु सिद्धांत, है ना। और वो सिद्धांत वही है जो हमने बचपन से पढ़ते आए कि परमाणु सबसे छोटी यूनिट होती है ना। और परमाणु से ही अलग अलग फॉर्म्स बने हैं, जो हम कहते हैं ना परमाणु से अणु, अणु से कोई भी संरचना बनती है, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। उसके बाद में ये 2 हैं जो बचे हुए हैं। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये सब कुछ क्लियर है सबको? एक मैंने आप लोगों को, हाँ, द्वादश प्रमेय ये क्लियर है? किस में पढ़ा था द्वादश प्रमेय? कौन से सिद्धांत में? 12 कॉन्सेप्ट। हाँ, सांख्य में पढ़ा था कि न्याय में पढ़ा था? सांख्य या न्याय? वाई, क्यों नहीं क्लियर हुआ था क्या? कैसे कर रहे हो तुम लोग? हाँ, आपको कल मैंने बताया था सांख्य में, सॉरी न्याय दर्शन में 12 प्रमेय बताए थे। और उसके पहले हमने क्या देखा था? प्रूफ करने के लिए, क्या प्रूफ करने के लिए? एविडेंस के लिए क्या थे? 4 एविडेंसेस थे। उन 4 एविडेंसेस के लिए हमने क्या रखे थे? 12 कॉन्सेप्ट्स रखे थे। क्लियर? याद आया? इसको घर में जाके रिवाइज किया करिए। उसके बाद में इसकी मेन बुक्स हमने देख लिया था। ये नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली 2 मार्कर में कभी ना कभी आपको देखने मिलेगा जरूर। पहली बुक का नाम क्या है? कौन है इसके? सेकंड कौन है? वात्स्यायन। और तीसरी तत्व चिंतामणि, गंगेश उपाध्याय। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर हमने वैशेषिक दर्शन देखा था। वैशेषिक फिलोसफी में क्या था? क्या था? मैंने कल करवा दिया था, हो गया था ये ना? नहीं हुआ था? ये नहीं हुआ था? अच्छा ठीक है, इसको अभी फिर छोड़ दो। हमने शायद उसके बाद में वैशेषिक कल मैंने नहीं करवाया है, करवाया है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने करवाया है। ये हमने कल करा था ना परमाणु सिद्धांत। 1 मिनट रुको, आप लोगों ने ऐसा कुछ नोट डाउन नहीं किया था क्या? अरे बेटा, तो क्लास में तो लिखा करो थोड़ा सा। हाँ, देखो सबसे पहले हमने न्याय दर्शन किया था, करेक्ट। उसके बाद मैंने आपको वैशेषिक करवाया है। वैशेषिक में जिसका मैंने बताया था, कणाद ने ये थ्योरी दी है, एटॉमिक थ्योरी, इसी में पढ़ा था आपने, वैशेषिक में पढ़ा था एटॉमिक थ्योरी। याद आया कुछ?
फिर इसमें ये वाले, इसमें मैंने आपको एक पूरा फ्लो चार्ट बनवाया था, करेक्ट? हाँ, वो वाला एक पूरा फ्लो चार्ट बनाया था ना। फिर योग दर्शन किया था, पतंजलि वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चित्त मतलब होता है मन, और मन को इंग्लिश में कहते हैं हार्ट, नहीं बेटा, माइंड। कल मैंने कहा था इसके लिए पर्टिकुलर इंग्लिश में राइट वर्ड नहीं है। मन हम क्या लेते हैं, मन मतलब एक हृदय का भाव, ये कहा जाता है, इमोशन ऑफ, दिस इज अ इमोशन ऑफ हार्ट, ऐसे कह सकते हैं कि मन बड़ा चंचल होता है। मन जब कहते हैं तो हमारा दिमाग आता है कि ये हार्ट से रिलेटेड है, और अगर दिमाग कहते हैं तो ब्रेन से रिलेटेड है। बट चूँकि इंग्लिश कहाँ की लैंग्वेज है, वेस्टर्न वर्ड की है, तो वो मन जैसे किसी चीज़ को मानते नहीं है कि मन जैसा कोई चीज़ होता है। उनका है कि जो ये थॉट्स और ये जो होता है ये सब ब्रेन है ना, तो उसको माइंड कहते हैं वो। तो हम जब इंग्लिश में यूज़ करेंगे तो माइंड वर्ड यूज़ करते हैं। इसमें मैंने बताया था 5 चीज़ें होती हैं। प्रमाण मतलब एविडेंस बताया था आपको, ये तो अच्छे से क्लियर होगा ना। पहला एविडेंस था, दूसरा था विपर्य, मिथ्या मतलब वो किसी चीज़ को लेके रिलेट करना, है ना, कोई एक ऐसा जिसको कह सकते हैं कि एक अजम्पशन करना। मिथ्या मतलब देखो, मिथ्या ज्ञान का मतलब झूठ नहीं होगा, मिथ्या का मतलब होगा फॉल्स। झूठ और मिथ्या में एक डिफरेंस है। मिथ्या का मतलब होता है कि जो दिख रहा है वैसा नहीं है, मतलब कि हो सकता है कि यहाँ पे इस लाइट में आपको कोई एक ऐसा फीचर दिखे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो फीचर वाकई में वहाँ पे कुछ है, वो एक इमेज बन रही है। जैसे मोबाइल में एनिमेशंस होते हैं, वो मिथ्या इमेज है, फॉल्स इमेजेस है, करेक्ट? वो पर्टिकुलर कुछ पिक्सल की अरेंजमेंट की वजह से वो एक इमेज बन रही है, ये मिथ्या है। तो इसमें ये कहा जाता है कि मन की वो दशा होती है कि जैसे मैंने कहा था ना कि अंधेरे रूम में जाते कई बार कुछ पैर में लग जाता है, कभी होता है कि टॉवेल ही पड़ा है नीचे और पैर लग गया तो लगता है पता नहीं क्या, और आप पैर पीछे खींच लेते हो। तो इसमें सर्प और रस्सी के भ्रम वाला एग्जाम्पल लिया जाता है कि किसी थोड़ी अंधेरी जगह में अगर आप जाते हैं और आपको दूर से कोई ऐसी चीज़ दिखती है तो ये मिथ्या होती है कि क्या वो सांप है या रस्सी है। तो हो सकता है वो रस्सी हो जो सांप जैसा दिख रहा हो, या वो सांप हो जो रस्सी जैसा दिख रहा हो, ठीक है, ये दोनों चीज़ हो सकती है। फिर विकल्प मतलब ऑप्शन, एक प्रकार की कल्पना जैसे चित्रकार पेंटिंग के लिए करता है। उसके बाद निंद्रा, कल ही मैंने बताया था, मन का विकार है। और स्मृति भूतकाल के अनुभवों की मानसिक प्रतीति। मेमोरीज, तो उसका भी मैंने बताया था, या तो पास्ट मेमोरीज होती है या फ्यूचर के लिए आप जो सोचते हो वो एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो होती है वो चीज़ है, दोनों चीज़ें इसमें आ जाएगी। फिर इसमें बंधन होता है, बंधन की वजह क्या होती है, तो इसमें 3 है। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि बंधन क्या है, और इस पे टिप्पणी कीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बंधन एंड हाउ एक्सप्लेन दिस टर्म, ठीक है। तो आप कैसे करोगे कि बंधन योग दर्शन से रिलेटेड है, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, बंधन का अर्थ क्या है, तो अज्ञानता, कर्म और दुख, ठीक है, ये 3 पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद फिर आप चाहे तो ऐसा फ्लो चार्ट बना के बता सकते हैं कि अज्ञानता का मतलब क्या है, आत्मा के अपने स्वरूप को न जानना, जो कि हम है। अज्ञानता, हम नहीं जानते कि हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है। फिर कर्म, हर कर्म का एक परिणाम, मतलब वही अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा होता है। तीसरा दुख, अप्रिय अनुभवों को दर्शाता है। क्या बेटा, ये समझाऊं? अज्ञानता का मतलब है, देखो हम अज्ञान को कैसे लेते हैं। अगर मान के चलो आप क्या अभी कुछ पढ़ रहे हो, कॉलेज में हो ना आप? अच्छा, हो गया, क्या किया है आपने? एमए इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। अब आपके साथ में कोई रहा होगा जो पढ़ाई में वीक रहा होगा, तो आपने उसको क्या कहा होगा कि ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ऐसा होता है। तो हमारे लिए इन जनरल टर्म में क्या है, अज्ञानता का मतलब जिसको नॉलेज नहीं किसी चीज़ का, वो अज्ञान है। लेकिन जब हम एथिक्स में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रही है बातें, सोल, पुरुष, सोल को हमने पुरुष शब्द दिया है ना, सुप्रीम सोल, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि परम तत्व, ठीक है। तो
जब इस लेवल की बात होती है तो ये कहा जाता है, जो मैंने शंकराचार्य, आपको याद है शुरू में बताया था कि शंकराचार्य ने कहा है कि जो जगत है इसके ऊपर में माया का आवरण है या माया की कवरिंग है, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ें नहीं दिखाई देती जो है, बल्कि वो चीज़ें दिखाई देती है जो नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है ना? कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि हमको मटेरियलिस्टिक चीज़ें दिख रही है, ठीक है, आपको कभी स्पिरिचुअल चीज़ें नहीं दिखती है। तो यहाँ अज्ञानता का मतलब है कि जिस दिन आप स्पिरिचुअली हाई हो जाओगे सो आप समझ पाओगे। एक जैसे योग दर्शन में क्या कहा जाता है कि अगर आप प्राणायाम करते हो तो आप अपनी बॉडी को बैलेंस स्टेट में ले आते हो। इन जनरल हमारी बॉडी या तो इस साइड में झुकी रहती है, इस साइड में झुकी रहती है, हर किसी की बॉडी। इसका टेस्टिंग का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जैसे आप सुबह सो के उठ रहे हो, आप अपने बेड पे बैठो और ऐसे कान बंद करके एक बार लंबी सांस लेके देखो, तो आपको फील होगा कि एक नाक से बहुत क्लियर सांस आ रही है और एक नाक हल्की बंद रहती है। होता है ऐसा सबके साथ? तो जो नाक आपकी एकदम खुली हुई है उससे पहला कदम नीचे रख के अगर आप चलते हो तो आपकी बॉडी, आप सारा दिन फील करोगे कि आप बहुत, आपके सारे काम बहुत बैलेंस होंगे। सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं, बल्कि आपके जितने भी जो काम है ना, कि आपको कुछ काम करना है, कोई टास्क कंप्लीट करना है, एनीथिंग। हाँ, एग्जैक्टली तो यहाँ क्या हो रहा है, ये बात आप जान रहे हो, ठीक है। तो यही चीज़ें जब डीप में जब पता चलती है, तो बेसिकली पतंजलि ने जो इन चीज़ों के ऊपर बहुत डीप एनालिसिस की, ये बेसिकली एक साइंस है। तो जब आप इन चीज़ों को जान जाते हो तो ये अज्ञानता आपके अंदर से निकल जाएगी, तो आप आत्मा के स्वरूप को जान पाओगे अकॉर्डिंग टू हिम। और अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ रहे, फालतू की बातें, कुछ भी है, बकवास है, तो हम क्या है, ये अज्ञानता है, ये कहने का मतलब है। समझ में आया? क्या हो गया? जब आप सो के सुबह उठते हो ना, नोटिस करना, जब आप सो के उठते हो, जैसे ही क्विकली, मतलब आँख खुली, आप बेड पे बैठे, उस समय आप फील करना हल्का सा एक स्लो रहता है और हल्का सा एक फास्ट रहता है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी होती है। तो आप नोटिस करोगे कि पर्टिकुलर किसी सीजन में या पर्टिकुलर किसी मंथ में आपकी एक नाड़ी बहुत क्लियर रहती है, एक नाड़ी थोड़ी सी कम क्लियर रहती है। उसके लिए आपको शांति से बैठ के ऐसे कान बंद करके 2-3 बार सांस लेना, तो आपको फील होगी वो चीज़ एक हल्की सी क्लोज होगी। और ऐसा नहीं कि सारा दिन होगा वो जैसे नहीं होता है मोमेंट ऑफ टाइम, 5 मिनट 10 मिनट सो के उठने के बाद की बात है। और ये चीज़ वो लोग ज़्यादा फील कर पाते हैं जिनको सो के उठते साथ ही बहुत कोल्ड सा फील होता है और 1-2 घंटे बाद उनकी नोस्ट्रल्स क्लियर हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन आप सुबह से अगर क्लियर हैं तो भी हल्का सा ये फील होगा। करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट। इतना क्लियर हो गया सबको? इसके बाद है दुख के प्रकार। ये भी अलग से क्वेश्चन बन सकता है 7 मार्कर में कि दुख क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। तो पहली बात तो इसमें हमको पहली लाइन क्या लिखनी है, कौन से दर्शन में है ये, कौन से फिलोसफी में? योग दर्शन या योग फिलोसफी, जिसको किसने दिया था? पतंजलि ने दिया। ये पहली लाइन में हम लिख देंगे। उसके बाद फिर हम बता देंगे दुख क्या है और उसके 5 प्रकार। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये कल ही मैंने बताया था, है ना। फिर उसके बाद मुक्ति, ये सिंगल 2 मार्कर में आ सकता है। मुक्ति मतलब मोक्ष, साल्वेशन जिसको कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए अज्ञानता को दूर करना, कर्मों को मुक्त होना आवश्यक है। आप इसको खुद भी लिख सकते हैं, सिंपल है ना। योग दर्शन में मुक्ति का मार्ग क्या है? अष्टांगिक योग। अब ये जो अष्टांगिक योग है ये अपने आप में अभी कितना 10 मार्कर हो गया ना कि 11 मार्कर? 10 मार्कर में ये क्वेश्चन अपना अलग से पूछ सकता है। तो अगर 10 मार्कर में अष्टांग योग आ रहा है तो आप सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देंगे इसका, ठीक है। इंट्रो में सबसे पहले बता देंगे योग दर्शन क्या है, उसके बारे में बेसिक्स लिख देंगे। योग दर्शन, इसके प्रोफाउंड किसने किया था, इसको दिया किसने था, इसमें बेसिकली क्या है, ठीक है। इसके बाद में फिर हम अष्टांगिक योग के बारे में ये चीज़ बता देंगे, ठीक है। ये पूरा हमने लिख दिया और लास्ट में हम कंक्लूड कर देंगे कि ये दर्शन अज्ञानता से मुक्ति,
दुखों से मुक्ति और साल्वेशन या मोक्ष की तरफ लेके जाता है। ऐसे आप कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो ये भी शायद मैंने कल आप लोगों को बता दिया है। कंप्लीट हो चुका है ये? यस, ठीक है। पहला मैंने आपको पहले बताया था कल 3 लास्ट के, क्या है ये पढ़िए। धारणा, ध्यान, समाधि। क्या है लास्ट के 3? ठीक है। धारणा का मतलब मैंने बोला था धारण करना या खुद को स्टेबल करना। जो वो आजकल बहुत सारी टेक्निक्स आप यूट्यूब और रील्स पे भी देखते होंगे, बट योगा में जनरली सिखाया जाता है कि सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करो, करेक्ट। उसके लिए क्या क्या तरीके होते हैं? बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक होती है। इनहेल किया, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। ये तरीका खुद को काम डाउन करने का होता है। जैसे आप कभी बहुत एंगर इश्यू हो रहा है, एंजाइटी हो रही है या किसी चीज़ से आप पैनिक हो रहे हो, जस्ट डू दिस बॉक्स ब्रीदिंग। एक ट्रायंगल ब्रीदिंग टेक्निक भी होती है। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, देन होल्ड, देन रिलैक्स, देन टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, होल्ड, रिलैक्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ? चित्त को स्थिर करने का तरीका हो गया। चित्त मतलब मन स्थिर हो गया। ध्यान का मतलब हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे अपने ध्यान को केंद्रित करना। जैसे कि बहुत सारे तरीके होते हैं कि दिया रख के फोकस कर लो। ओम शांति वाले वो रेड लाइट देते, मेडिटेशन वाला लाइट, वो एक पॉइंट पे आता है, उस पर फोकस करो। या कुछ लोग जैसे कि रविशंकर का सुदर्शन क्रिया है, उसमें सिखाते हैं कि आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, ठीक है। ईशा फाउंडेशन का चलता है कौन सा, वो इनर इंजीनियरिंग। इनर इंजीनियरिंग में वो सिखाते हैं कि आप जो है अपने इस पॉइंट पे फोकस करो, तो आंखों को ये बंद करके ऊपर यहाँ फोकस करना होता है। ऐसे मल्टीपल थिंग्स हैं जिससे कि आप खुद को क्या कर सकते हो, ध्यान में ला सकते हो। इट इज़ वेरी सिंपल। देन समाधि। समाधि का मतलब है जब आप इन सब को करके इतने फोकस और इतने काम और इतने कंपोज हो जाते हो, तो आप क्या करोगे, आपकी जो चेतना है, आपकी कुंडलिनी एक एक करके उसके मतलब वो खुलना शुरू हो जाती है कुंडलिनी। और जब वो खुल जाती है तो सबसे लास्ट वाला जो क्राउन चक्रा होता है वो ओपन हो जाता है। तो उसको कहा जाता है चेतना जागृत हो जाना और समाधि की स्थिति होना। क्लियर हुआ इतना सबको? अब ये 3 पहले मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये क्लियर होगा तभी ये समझोगे। यम मतलब सामाजिक आचरण के 5 नियम। कि आप समाज में रहते हो, ठीक है, हम एक सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी में रहने का नियम क्या होता है? सही बोलो, झूठ झपाट ना करो, अहिंसा, किसी वो नॉन वायलेंस, अस्तेय मतलब अस्तेय का मतलब क्या होता है? अपरिग्रह का मतलब होता है ना चोरी। अपरिग्रह मतलब चोरी नहीं करना होता है। हाँ, अस्तेय मतलब कोई चीज़ को कलेक्ट करके ना रखना। जैसे कि आज के टर्म में हम क्या कह सकते हैं कि हमसे टैक्सेस लिया जाता है, आपकी इनकम के अकॉर्डिंग टैक्सेस लिया जाता है ताकि आपके पास में ढेर सारा इकट्ठा ना होते जाए, ठीक है। अगर आप कमा रहे हो तो आपको अपना सम परसेंट क्या करना है, टैक्स के फॉर्म में कंट्री को डोनेट करना है, ताकि जिनको ज़रूरत है उनको, जो आजकल फ्री बीज बहुत चल रही है ना, वो उनको मिल सके। बट बेसिकली इसका और भी यूज़ क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स है, गवर्नमेंट के बहुत सारे काम रहते हैं जो करती है, तो ये जो एक्स्ट्रा इनकम जो हमारे पास होती है उसमें से हम सम परसेंट देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं देश की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि जितना ज़रूरत है उतना ही एकत्रित करें, लेकिन ये बोलने में है, रियलिटी में है नहीं है। लोगों के पास जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा भी होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मचर्य मतलब एक एज तक के ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना, अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखना ताकि आप अपने फोकस करके अपने टारगेट को अचीव कर सको। उसके बाद अपरिग्रह, किसी की चीज़ पे बुरी नज़र नहीं डालना, मतलब चोरी चकारी नहीं, ठीक है। इसकी कार अच्छी है, चाबी लगाए, कार गायब, वो चीज़। उसके बाद नियम, तो अनुशासन, आत्मशुद्धि के 5 नियम है जो कि आंतरिक प्रवृत्ति को शुद्ध रखने में सहायक होते हैं। जो बेसिक डेली रूटीन है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, मतलब नहाओ धो, साफ सुथरे रहो, पूजा पाठ करो, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए वर्कआउट्स करो, जो यूजुअली सब फॉलो करते। अच्छा खाना खाओ, और संतोष मतलब हैप्पी रहो और एक उस बैलेंस में रहो कि ठीक है, ग्रेटफुल रहो हर चीज़ के लिए, कि अगर आज के दिन में जो जो चीज़ें मिला, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट,
तो आप हैप्पी रहोगे। वो नहीं रहो, कंप्लेनिंग नहीं रहो कि हर चीज़ में कंप्लेन है कि ये चीज़ ऐसी नहीं, ये चीज़ वैसी नहीं है। कुछ लोगों की आदत होती है, हर जगह कंप्लेन करते हैं। उठते साथ घर में कंप्लेन करेंगे कि आज मम्मी तुमने पूड़ी क्यों बनाई, मुझे पराठा खाना था। या कंप्लेन करेंगे मैं जिम वर्कआउट करता हूँ, आपने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। ठीक है, इंस्टीट्यूट आके कंप्लेन करेंगे आज लेक्चर ऐसा होना था, वैसा क्यों हुआ। ठीक है, इन जनरल आई एम सेइंग द थिंग्स। फ्रेंड्स के बीच जाएंगे, तूने उसको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, क्यों करनी इतनी कंप्लेंट्स। ये सोचो, यू हैव टू बी ग्रेटफुल कि अच्छा खाना खाने मिला, भूखे तो नहीं आए हो। सेकेंड चीज़, आपको नई चीज़ें सीखने मिल रही है। अगर एक लेक्चर कम हुआ लेकिन प्रॉपर पढ़ने मिला तो ग्रेटफुल फॉर दैट। जो टाइम मिला लाइब्रेरी में बैठ के अपना रिवाइज कर लो। फ्रेंड्स के बीच हो, ठीक है, एक फ्रेंड को बुलाया, आपको नहीं बुलाया, चल यार चिल, ठीक है। उसके बाद में उसको ग्रेटफुल होगी, चलो आज वो मिला तो सही। मतलब यही चीज़ इसमें सिखाई गई। जब आप इस तरह की चीज़ें करते हो तो आपका अप्रोच पॉजिटिव होता है और आप बॉडी को बैलेंस कंडीशन में ले आते हो। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। इसके बाद क्या है, शासन, शारीरिक मुद्राएं जो शरीर को स्वस्थ, लचीला, मजबूत बनाती है। तो वही जितनी भी वो होती है ना योगासन, वो सारे हो जाएंगे। प्राणायाम, ये कल ही मैंने बताया था, जो डिफरेंट टाइप के प्राणायाम करते हैं ना, वो सारे इसमें हो जाएंगे। उसके बाद में प्रत्याहार, अपने विषयों को इंद्रियों से हटाकर अंतर्मुखी करना, मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल करना। सेंसेस जो रहते हैं, खाना, देखना, कि जैसे बहुत देर मोबाइल देख रहे हैं, दिस इज एडिक्शन। ये क्या है, आप अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। सबके साथ होता है, रील आई तो लगे लगे लगे, 1 घंटा निकल गया, पता ही नहीं चला। पता चला जरूरी काम के लिए मोबाइल खोला था, वो तो किया ही नहीं और रील देख रहे हैं। कि यूजुअली सबके साथ होता है ये आज की डेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टेस्ट बड्स का बड़ा इशू है, तो उसको कंट्रोल करो, है ना, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो अष्टांग योग में ये आपको, मुझे ये कौन सुना सकता है अभी, सिर्फ नाम चाहिए, बताइए। नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। वेरी नाइस। और कोई? यस, आप भी बोल रही थी ना साथों साथ। नियम, शासन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि चलो ठीक है, काफ़ी है, ठीक है। आप बताओ। यही ही टर्म्स रहेंगे बेटा इंग्लिश में भी। देखो एक चीज़ समझो, इंग्लिश मीडियम वाले, मैं खुद इंग्लिश मीडियम की हूँ, ठीक है, बट मैं दोनों मीडियम्स को पढ़ाती हूँ और एग्ज़ाम मैंने इंग्लिश में ही लिखे हैं। मेरे जितने मेंस हैं मैंने इंग्लिश में ही लिखे हैं। लेकिन जैसे कुछ ये टर्म्स रहते हैं ना बेटा, इसको हमको हिंदी में ही, आई मीन यू शुड राइट यम इन दिस वे। इसके लिए कोई और टर्म यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, हम अष्टांग योग का थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब उन्होंने जो लिख के दिया है, हमको वो टर्म्स यूज़ करना पड़ेगा। अष्टांग योग में हम उसको कुछ और नहीं लिखेंगे एग्ज़ाम में, हम उसको अष्टांग योग ही लिखेंगे। इसीलिए मैं, अभी वो स्लाइड्स बनी नहीं है, इसलिए मैं ये टर्म्स आपको पढ़ा रही हूँ। जहाँ मुझे लग रहा है इंग्लिश बोलना है, मैं वहीं पे वो टर्म्स आपको इंग्लिश में बता रही हूँ। समझ रहे हो आप बात को? मतलब अगर आपको एग्ज़ाम में ये पेपर में आया लिखने ना, तो आपको ये अष्टांग योगा ही लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन अष्टांग योगा लिखा हुआ ही मिलेगा आपको। एंड यू विल राइट ओवर देयर कि अष्टांग योगा इज अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद योग दर्शना which contain 8 steps, okay, which is related with the soul and which is related with the enlightenment of soul. The following 8 steps are as there are following steps. पहला हो जाएगा यम, तो आप कैसे लिखेंगे, यम नियम, मतलब आपको पूरा ऐसा ही लिखना होगा। तो ये नाम एज इट इज़ ही याद करने पड़ेंगे। फिर इसके अंदर में जो लिखा है उसको आप चाहे तो अपना, वो तो आप इंग्लिश में ही देंगे, है ना। इसीलिए मैं इस कह रही हूँ कि इन क्लासेस को मिस मत करो। ये पूरा हमको एज इट इज़ याद करना होगा। चलो देखो, पहला क्या हो गया, यम, रिलेटेड विद द सोशल बिहेवियर लिखा है। सामाजिक आचरण मतलब सोशल बिहेवियर। चाहे तो आप अभी शॉर्ट में लिख लो, लिखो कॉपी में, यम, हिंदी वाले लिखो डैश करके सामाजिक आचरण,
इंग्लिश वाले लिखो सोशल बिहेवियर। नियम स्पीड से लिखना फटाफट। नियम हो गया व्यक्तिगत अनुशासन, पर्सनल डिसिप्लिन। नियम पर्सनल डिसिप्लिन। शासन, इंग्लिश में भी नियम ही लिखोगे, NIYUM। यम सोशल डिसिप्लिन, नियम व्यक्तिगत अनुशासन, पर्सनल डिसिप्लिन, शासन शारीरिक मुद्राएं। आसन 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 हो गई शारीरिक मुद्राएं। फिजिकल फिजिकल पॉस्चर्स, फिजिकल पॉस्चर्स। उसके बाद लिखिए प्राणायाम, कंट्रोल ओवर ब्रीथ, श्वास नियंत्रण। कंट्रोल ओवर ब्रीथ, श्वास नियंत्रण। इसके बाद है प्रत्याहार, इंद्रियों पर नियंत्रण। प्रत्याहार इंद्रियों पर नियंत्रण। इसको अपने टेबल के सामने चिपका देना जिनको याद नहीं है। तो प्रत्याहार का क्या हो जाएगा? कंट्रोल ओवर सेंसेस। फिर उसके बाद में धारणा, चित्त पर नियंत्रण या मन का नियंत्रण। कंट्रोल ऑफ माइंड, कंट्रोल ओवर माइंड, नॉट ऑन, कंट्रोल ओवर माइंड। फिर है ध्यान, चित्त को विशेष वस्तु पर नियंत्रण, एकाग्र करना। या इसको लिख दो ध्यान मतलब एकाग्रता किसी वस्तु विशेष पर। इसको लिखिए मेडिटेशन ऑन पर्टिकुलर पॉइंट। और उसके बाद है समाधि, इसमें लिखिए चेतना की उच्चतम अवस्था, अपलिफ्टमेंट ऑफ सोल। ठीक है, अब एक बार इसको रीड आउट करो एंड देन बोलो। आपके पास 2 मिनट का समय है। अब मुझे एक्सप्लेन भी करके बताना है। जो मैंने लिखा है सिंपल, आप मुझे उतना ही बता दो, नहीं चाहिए ज़्यादा। चलो हो गया। कौन बता रहा है? नहीं, यम, मीनिंग ऑफ यम। नाइस, वेरी गुड। बेटा एग्जाम साथ में दोगे दोनों? हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, गलत बोलने दो। आप उनका करेक्शन मत करो, नहीं तो उनको फिर वो चीज़ याद नहीं होगी। आसन, आसन, आसन मीन्स पोस्चर्स। शासन नहीं, आसन था, आसन। ठीक है, आप बताओ। चलो हम्म ब्रीदिंग,
ब्रीदिंग टेक्निक भी हम कह सकते हैं। हम्म, ठीक है, एक बार और पढ़ लो, है ना। आप बताइए। यम, नियम, पर्सनल डिसिप्लिन। उसके पहले भी बीच में कुछ है। हम्म, 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 चलो ठीक है, याद करो थोड़ा, है ना। आप बताइए। मैं यम नहीं हूँ। मैम यम क्या होता है? मैं यम दिख रही हूँ? आई एम स्प्रिया हुसैन, नॉट यम। बताइए, हाँ बोलिए। फिर वही, मैम यम होगा, आई एम नॉट यम। फर्स्ट इज यम। यम मीन्स विच बिहेवियर? पर्सनल, सोशल, पॉलिटिकल। हाँ, देन यम, नियम। देखो ऐसे दो 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 तीन तीन की पेयर बना के याद करोगे ना, अच्छे से याद होगा। यम, नियम, आसन। हो गया कि पहले आपको खुद पे कंट्रोल करना है, पर्सनल सोशल। पहले यम मतलब सोशल बिहेवियर, उसके बाद फिर पर्सनल आएगा। नियम, नियम मतलब कोई भी हम नियम पालते हैं ना, कि सुबह जल्दी उठ के नहाना है, या नहीं नहाना है, या लेट नहाना है, ये सब नियम होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आसन। आसन मतलब पर्टिकुलर योगा के पॉस्चर्स जो रहते हैं। मैंने कहा था इसमें चाहे तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे सूर्य नमस्कार, ये सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल हो सकता है। यम, नियम, आसन, ऐसे करके पूरे याद करके अब करो उसको याद, फिर मैं फिर से पूछूंगी अभी। यस बेटा, आपका नाम क्या है? हाँ आप, जी हाँ आप 7 करोड़ की विजेता है। नाम बताइए। सिमरन। सिमरन बताइए। सिमरन ऐसे मतलब एक्सप्रेशन दे रही थी, सिमरन का नाम अनाउंस हुआ है 7 करोड़ के लिए। नहीं बताओ बेटा। हाँ। हम्म, हाँ ऐसे ही कुछ था। हाँ, नहीं तुम मुझे पूछो मत, तुम मुझे बताओ। ठीक है, जितना याद आ रहा है उतना बोलो। प्राणायाम में क्या करते हैं? हाँ बस, जरूरी नहीं है कि आप मेरा शब्द बोलो, आप अपने भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो इफ इट इज करेक्ट। मुझे नहीं पता, जो याद आ रहा है वही बोलती जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बीच का एक आध स्किप हो जाए। पीछे के 3 याद होंगे, लास्ट वाले। हाँ चलो समाधि दिला दो। क्या होता है समाधि में? अपलिफ्टमेंट ऑफ सोल। हाँ ठीक है, बस ठीक है, एक बार और अच्छे से करो। आपने तो बता दिया था, आपको अच्छे से याद भी है। यस हाँ, अब आप एक बार बताओ। यम सामाजिक व्यवहार, और नियम स्वयं की अनुशासन, हम्म, और यम, नियम, आसन। आसन मतलब भौतिक मुद्राएं। हम्म, प्राणायाम मतलब कि शारीरिक मुद्राएं। शारीरिक प्राणायाम मुद्रा, मतलब शारीरिक मुद्राएं। हाँ। शारीरिक मुद्राएं। हम्म, प्राणायाम मतलब अपनी सांस पे नियंत्रण, नियंत्रण। नियंत्रण। और प्रत्याहार मीन्स अपनी चेतना पर। हम्म, और फिर धारण, मन पर नियंत्रण। और फिर ध्यान, हम्म, किसी पॉइंट एक ही वस्तु पर फोकस।
आसन आसन एक्चुअली वो गलत लिखा था इसलिए सबको वही याद हो गया है। हाँ, आसन, योगासनास, फिजिकल पोस्चर, करेक्ट। प्राणायाम, सेंस कंट्रोल ओवर, प्राणायाम में क्या करते हैं? आलोम विलोम ऐसा वाला? कंट्रोल ओवर ब्रीथिंग, हम्म। प्राणायाम, एक और पीछे क्या था? मैं क्यों बताऊं? मुझे क्या तुम चाय पिलाने वाले हो जो मैं तुम्हें बताऊं? उसको छोड़ो, उसके बाद वाला। हाँ। ध्यान था। हम्म। ध्यान में आपको फोकस ऑन माइंड, धारणा में आपको फोकस ऑन फोकस, पहले धारणा फिर ध्यान। धारणा में आपका था फोकस ऑन, धारणा फिर ध्यान। नहीं, धारणा में आपका फोकस ऑन माइंड, धारणा में और ध्यान में आपका फोकस ऑन माइंड, हाँ ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ो। समाधि में अपलिफ्टमेंट ऑफ सोल। थैंक गॉड सोल निकल गई। तुमने लिटरली सोल को ऐसे फंसा के रखा था कि वो बेचारी कह रही थी छोड़ो मुझे, जाने दो। समझ में आया कितनी मेहनत की ज़रूरत है आप लोगों को, है ना? जो मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ कि साथों साथ करते जाइए। जितनी चीज़ें जो मैंने कल एक फ्लो चार्ट बनवाया है, आज मैंने अष्टांगिक योग मार्ग करवाया है, इसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ लिख लो और जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे पेस्ट कर दो, तब याद होगा। नहीं तो यही होने वाला है, सारी सोल अटकी रहेंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। अब नेक्स्ट, ये हमने कल कर लिया था सांख्य दर्शन, कल मैंने करवाया है, जिसको किसने दिया था? कपिल मुनि। नेम एज इट इज रहेगा, ठीक है? सांख्य दर्शन को लिख लोगे, सांख्य फिलोसफी। आपको जो कल मैंने पूरा फ्लो चार्ट बताया था उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, सो आई डोंट थिंक सो कि इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। एक बार पढ़िएगा और उसके बाद भी समझ में ना आए तो बताइएगा। ये कल हमने सब लिखा था ना, अहंकार के 3 टाइप्स होते हैं। अहंकार ही लिखोगे, ईगो है ना, ईगो के 3 टाइप्स है। पहला क्या था? सात्विक, तामसिक, राजसिक और तामसिक, है ना? सो यहाँ पर क्या है, इन राजसिक इन दोनों पे डिपेंडेंट रहता है, या तो सात्विक की तरफ झुका हुआ होगा या तामसिक की तरफ झुका हुआ होगा। कैसे होगा ये भी मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद बंधन और मोक्ष क्या होता है? तो बंधन का मतलब है जब पुरुष का प्रकृति से झुकाव होता है। पुरुष यहाँ पे हमने कहा था सोल होती है, और प्रकृति क्या होती है? उस सोल के लिए एक ऐसी जगह जहाँ पर कि वो कर्मा करके मोक्ष प्राप्त कर सके, साल्वेशन की तरफ जा सके। ठीक है, तो पुरुष का प्रकृति से जुड़ाव क्या होगा? बंधन होगा। बंधन अज्ञानता के वजह से होता है। बंधन के कारण पुरुष को दुख का अनुभव होता है। ये कुछ कुछ मेन वर्ड्स हैं, ठीक है? पुरुष मतलब सोल, सोल को जो जितना भी जो एक वो सौरो फैक्टर है वो क्यों आ रहा है? सिर्फ उसके अज्ञानता, इनलाइटमेंट ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से, ठीक है? और मोक्ष क्या है? साल्वेशन, पुरुष जब प्रकृति से दूर हो जाए। यहाँ पे इसको ऐसे समझ लो, ये पुरुष है, ये प्रकृति है, इनका एक दूसरे की तरफ झुकाव है, ये बंधन है। ये पुरुष है, ये प्रकृति है, ये एक दूसरे से अगर दूर है तो ये क्या है? साल्वेशन या मोक्ष है, ठीक है? इसमें क्या होगा? अज्ञानता होगा, नॉलेज नहीं है। और जब नॉलेज आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेल्फ एनालिसिस हो जाएगी, सेल्फ इनलाइटमेंट हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा? साल्वेशन हो जाएगा। इससे क्या होगा? जस्ट अपोजिट, दुख से मुक्ति हो जाएगी। प्रकृति में मैंने आपको बताया था, जो ये पूरा यूनिवर्स है उसको हम प्रकृति में कंसिडर करते हैं। प्रकृति में पूरे 5 तत्वास जो हमने कल लिखे थे, माइक्रो एलिमेंट्स, मैक्रो एलिमेंट्स कल लिखा था, याद है? वो सब कुछ प्रकृति में आ जाएगा। अहंकार के नीचे जितना है ना वो सब कुछ प्रकृति का पार्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में इसके कारण, किसके कारण है? अज्ञानता, कर्म और वासना, 3 इसके कारण हो जाएंगे। नॉलेज ना होना, आपका कर्मा, और वासना। जो वासना मतलब होता है कि हर चीज़ की इच्छा, कि लग्जरी चाहिए, है ना,
और खाना अच्छा चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छा चाहिए, और हाँ, नीड्स नहीं, वासना को इंग्लिश में प्रॉपर वर्ड कहेंगे डिज़ायर, एक्सट्रीम डिज़ायर ऑफ एनीथिंग, ठीक है। इसके बाद में ये भी मैंने करवाया, नहीं ये नहीं हुआ था। अब इसमें साधन, साधन में आता है आत्मज्ञान, कर्मयोग और भक्ति योग। किसका साधन है? सांख्य दर्शन में जो हमने देखा है कि कैसे पुरुष को मुक्ति मिलेगी, उसकी साधन, साधन को आप कह सकते हैं प्रोसेस, ठीक है। अब इसके आत्मज्ञान, कर्मयोग और भक्ति योग, इसको रुक जाओ, इसको मैं बाद में बताऊंगी, नहीं तो भी कंफ्यूज हो जाओगे। ईश्वर संबंधी विचार, सांख्य दर्शन आमतौर पर निरीश्वरवादी दर्शन है। एक चीज़ ये याद रखना कि इसमें ये ईश्वर को नहीं मानता है। कल ही मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है? प्रकृति, पुरुष, ठीक है। और ईश्वर जो है वो एक परमाणु में या एटम में हमने माना था। तो यहाँ पे कहीं भी ये नहीं माना जा रहा है कि ईश्वर से आपको जुड़ना है, ये करना है। यहाँ कहा जा रहा है कि ईश्वर, वो पर्टिकुलर एटम ही ईश्वर है। तो तुम जो भी चीज़ है सब ईश्वर है अकॉर्डिंग टू देम। तो यहाँ पे ईश्वर को पर्टिकुलर कोई एक ऐसा पोर्ट्रेफाई नहीं कर, मतलब पोर्ट्रे नहीं कर रहे कि ऐसा ईश्वर होता है। इसलिए इस दर्शन को क्या कहेंगे? निरीश्वरवादी दर्शन कहेंगे, ठीक है। ईश्वर का अस्तित्व को नहीं मानता है। इसके कारण क्या है कि जगत की उत्पत्ति, प्रकृति को जगत की उत्पत्ति और विकास का एकमात्र कारण माना है। प्रकृति मतलब नेचर इज द ओनली वन फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। उसके बाद है पुरुष, आत्मा को कर्म के आधार पर जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ माना गया है। द सोल इज बाउंडेड विद, जिसको क्या कहेंगे, लाइफ, बर्थ एंड डेथ अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा, अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा। लाइफ साइकिल नहीं, बर्थ डेथ का जो साइकिल है, जो वो एक चलता है ना, उसमें अपने कर्मा के अकॉर्डिंग वो फंसा है कि आप मच्छर बनोगे, मक्खी बनोगे, इंसान बनोगे, हाथी बनोगे, कुत्ता बनोगे, ये सब के अकॉर्डिंग टू योर कर्मा। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने पर कर्म सिद्धांत लग जाता है। और यहाँ पर अगर ईश्वर को आप मान रहे हो तो क्या हो रहा है कि फिर हर चीज़ में जब ईश्वर है तो फिर यहाँ कर्म लग जाता है। तो बेसिकली ईश्वर डायरेक्ट ना होकर के कर्म थ्योरी, कर्मा थ्योरी से अटैच है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है मीमांसा, नेक्स्ट दर्शन। तो मीमांसा फिलॉसफी में इसको दो में डिवाइड किया गया है। पहला है पूर्व मीमांसा और दूसरा है उत्तर मीमांसा, ठीक है। पूर्व मीमांसा मतलब आपका हो जाएगा पहले से जो है, और उत्तर मतलब जो है जो बाद में आया था, ठीक है। इसमें इसको दिया किसने था? जैमिनी। प्रोफाउंडर इसके कौन है? जैमिनी है, ठीक है। मीमांसा दर्शन भारतीय सठ दर्शन में से एक है जो वेद के कर्मकांड भाग पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य वेदों में वर्णित कर्मों के अर्थ और महत्व को समझाना है। सो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन वेदास कर्मकांड पोर्शन कि कैसे कर्म करना है, कैसे कर्मा किया जाता है। हर वेद में आपने पढ़ा होगा कि तरीके दिए हुए हैं। यज्ञ कैसे किया जाता है, यज्ञ वेदी जो होती है ना, जो उसकी जो यज्ञ वेदी होती है उसको बनाया कैसे जाता है, उसके अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स दिए हुए हैं, पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में, करेक्ट। तो वो कर्मकांड का पोर्शन आता है। देखो, अगर आप जैसे बैठ के ध्यान करके आपने अपने ईश्वर को याद किया, ठीक है, इसको कहा जाता है मन से होने वाली पूजा, मानस पूजा। और आप घर में मंदिर है, मूर्ति है, फोटो है, उसमें दिया लगा रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, बत्ती जला रहे हो, ये क्या कहलाता है? कर्मकांड, ठीक है। मतलब आप किसी एक एंटाइटी जिसको हम सुप्रीम सोल कहते हैं, उसको आपने कुछ तो भी ऐसा शेप में माना है कि ये ऐसे दिखते होंगे, और आप उसको ह्यूमन के फॉर्म में इमेजिन करके, हम देवताओं को कैसे इमेजिन करते हैं? एज अ ह्यूमन ना, दो आँख है, नाक है, क्या गारंटी वैसे ही हो? कुछ और भी हो सकते हैं,
ठीक है, कि अगर लक्ष्मी जी है तो बहुत सुंदर सी है, हाथ से खूब सारा पैसा निकल रहा है ना, और बढ़िया गज पे है, कमल के फूल पे है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि इमेजिनेशंस को या तो मूर्ति या फोटो के फॉर्म में रख के और फिर आप जो है पर्टिकुलर रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, इसको कहते हैं कर्मकांड। क्लियर? और जो हमने पहले पतंजलि में पढ़ा उसमें कर्मकांड नहीं था, उसमें क्या था, आप खुद को डिसिप्लिन में रखो, आप अपनी बॉडी को एकदम क्लीन रखो, है ना, यही था। और फोकस करो, मेडिटेशन करो, बॉडी को हेल्दी रखो बाय सम आसनास, करेक्ट। तो यहाँ क्या हो रहा था कि वहाँ आप अपनी बॉडी को ही एक मंदिर बना रहे थे। उनका कहना था कि आप अपने सोल को इनलाइट करो, मन को कंट्रोल करके सोल इनलाइट करो, ये कह रहे थे। और ये क्या कह रहा है मीमांसा, ये क्योंकि बाद में आता है, ये कहता है कि जो वेदा में लिखा हुआ है वही सत्य है, और वेदा में जितने कर्मकांड दिए हुए हैं, वेद से ही सारे पूजन की विधियाँ आई हैं, वेद से ही सारे मंत्र आए हैं। जो हम यज्ञ में होता है ना, आप आहुतियाँ जब देते हैं मंत्र डालते हैं ना, 108 माला जाप करके, पूर्ण आहुति का मंत्र अलग होता है, सुना होगा, ओम अपू, एग्जैक्टली। और लास्ट में एक पूर्ण आहुति का मंत्र होता है, वो वैदिक मंत्र है। गायत्री मंत्र हमने पढ़ा ये प्रीलिम्स में कि वैदिक मंत्र है। किससे लिया गया है? 10वें मंडल से। किसके? ऋग्वेद के, ऋग्वेद के 3रे मंडल से, 3रे मंडल से लिया गया है। और 10वें मंडल में किसका नाम दिया हुआ है? इंद्र का। कहने का मतलब ये है, फिर आयुर्वेदा किससे आया है? ठीक है, यजुर्वेद से कुछ चीज़ें ली हैं, अथर्ववेद से ली है, सामवेद से म्यूजिक लिया है, ठीक है। जितने भी श्रोत मंत्र होते हैं उनको पढ़ने की एक ना अलग साउंड्स पे पढ़ा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि हर साउंड, हर फ्रिक्वेंसी का मैच यूनिवर्स के जो साउंड रहता है उससे मैच करता है। तो जब आप श्रोत मंत्र का पाठ करते हैं और उसमें जो एक साउंड निकालते हैं कि हर श्रोत मंत्र में ओम बोलने का तरीका अलग है, अगर उसमें कोई पर्टिकुलर वर्ड आ रहे हैं, शमी, शान, तो वो बोलने का एक पिक इतना ऐसे अलग अलग चलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये सब कर्मकांड के तरीके हैं। मैं आपको बेसिकली ये समझाना चाह रही थी। तो ये इसको सपोर्ट करता है। तो मीमांसा दर्शन बेसिकली किसको सपोर्ट कर रहा है? वेदांस में जितने भी कर्मकांड दिए हैं उसको सपोर्ट करता है। क्लियर हुआ सबको? किसने दिया था इसको? जैमिनी ने। और इनकी बुक का नाम क्या है? मीमांसा सूत्र। चाहे तो इसको आप लोग शॉर्ट में अपने पास नोट डाउन कर लो। मीमांसा दर्शन फोकस ऑन कर्मकांड पोर्शन ऑफ वेदास। मीमांसा का बेटा मीमांसा ही आता है, मीमांसा ही दिया हुआ है हर बुक में। मीमांसा फिलॉसफी लिखा हुआ है। बेसिकली एक जगह लिखा हुआ था, व्हेन देयर वाज अ लॉट ऑफ अटैक ऑन वेदास एंड वैदिक रिलीजन, मीमांसा फिलॉसफी वाज क्रिएटेड। जब वेदा के ऊपर बहुत अटैक होने लगे कि ये ऐसे है वैसे, तब इस फिलॉसफी को लाया गया था, ठीक है। द मेन सब्जेक्ट इन मीमांसा इज रिलीजन। इसमें रिलीजन, धर्म को महत्व दिया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी, वेलफेयर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड धर्मा, कि दुनिया की रक्षा करना, दुनिया का भला करना ही धर्म है, ये माना गया। किसमें? मीमांसा में माना गया। और ये कब लाया गया? जब वेदों का अस्तित्व खतरे में आ गया था। क्लियर हुआ? इसके बाद में इसको देने वाले कौन थे? जैमिनी थे। और मीमांसा का मीनिंग लिख लो, मीनिंग ऑफ मीमांसा। विचारों, वेदों के विचारों को जानना, इन्वेस्टिगेशन
एंड कंसिडरेशन ऑफ वैदिक थॉट्स। अब क्लियर हो गया मीमांसा का मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेशन एंड कंसिडरेशन द वैदिक थॉट्स। क्लियर? अब ये दो हैं, पहला है पूर्व मीमांसा, सेकेंड है उत्तर मीमांसा। इसके 2 टाइप्स हैं। पहला पूर्व मीमांसा के अंदर क्या आता है? कर्मकांड आता है। कर्मकांड मतलब जो भी जितने भी आज की डेट में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी पूजा होते हैं, जितने पूजा के तरीके हैं, जो जो आप जानते हो, चाहे वो सात्विक पूजा हो, चाहे तामसिक मतलब तांत्रिक पूजा हो, चाहे वो अघोरी पंथी हो, चाहे वो नागपंथी हो, चाहे वैष्णव पंथी हो, चाहे वो शैव हो, जितने भी होते हैं वो सब क्या है? कर्मकांड है। क्लियर हुआ? उसके बाद है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड का मतलब जो कि सिर्फ नॉलेज बेस पे काम करते हैं, है ना, जो वेदास के नॉलेज पे ही उनको लगता है कि आप जैसे बैठ के मंत्रोच्चार करो, मेडिटेशन करो, पॉस्चर में बैठ के, एक होता है ना कि आप घंटों घंटों बैठ के कोई मेडिटेशन की प्रोसेस का फॉलो कर रहे हो, जैसे कि अलग अलग आजकल जो कुछ धर्म गुरु हैं जो कि ये करवाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि वो ज्ञान के ऊपर काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि आप अपने नॉलेज से इनलाइटमेंट को अचीव कर सकते हो, और इनका क्या मानना है कि हम जो कर्मकांड करते हैं उससे हम इनलाइटमेंट अचीव कर सकते हैं। दोनों गलत नहीं है, दोनों सही हैं, पूर्व मीमांसा और ये उत्तर मीमांसा। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है? कर्मों का अर्थ महत्व समझना। बेसिकली हमारे कर्मास क्या है, इसका मीनिंग टू अंडरस्टैंड, फॉर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कर्मास। किसमें? पूर्व मीमांसा में। और इसमें क्या है? ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष का अध्ययन करना। जैसे आपने किस में पढ़ा था? योग दर्शन में। योग दर्शन और उत्तर मीमांसा काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। जैसे योग दर्शन में भी क्या था? धारणा, ध्यान, समाधि, कि पहले आप धारण करो, फिर ध्यान करो, फिर समाधि मिलेगी, यही था। ये वैसे ये भी कहता है कि ब्रह्म क्या है? सुप्रीम सोल, सोल, आत्मा, सोल। मोक्ष हो गया साल्वेशन का अध्ययन करना, ठीक है, कि सुप्रीम सोल क्या है, सोल क्या है, साल्वेशन क्या है, इसको समझना। और ये क्या कहते हैं कि हमको कैसे कर्म करना चाहिए। गुड कर्मास करोगे तो क्या होगा, बैड कर्मास करोगे तो क्या होगा। सो बेसिकली ये सोशल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके पर्सनल इनर इंजीनियरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड? मीमांसा सूत्र, श्लोक वार्तिका, मीमांसा भाष्य, इसके इम्पॉर्टेंट बुक्स के नाम हैं, जो एग्जाम में 3-3 नंबर में, 2-2 नंबर में आ सकता है। क्लियर? तो नाम इनके लिख लो। मीमांसा सूत्र, मीमांसा सूत्र, श्लोक वर्तिका, श्लोक वर्तिका, मीमांसा भाष्य। और ये हो गया वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र। ठीक है, क्लियर हो गया? पहला किसको फॉलो कर रहा है? रिचुअल्स को, कर्मकांड, और दूसरा किसको फॉलो कर रहा है? नॉलेज को। क्लियर? ये किसको महत्व दे रहा है? कर्मकांड को, दैट इज रिचुअल्स। और किसको महत्व दे रहा है? नॉलेज को। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके क्या मेन इसके जो है कॉन्सेप्ट है वो आपको देखना है। प्रमेय प्रमाण की गंभीरता से विचार किया गया है। अब इसमें देखो, ऐसे समझो कि प्रमेय को हम बोलेंगे इसकी ऑथेंटिसिटी की बात की गई है। प्रमाण मतलब क्या हो जाएगा? ऑथेंटिसिटी, कैसे ये सही है, ये पूरा दर्शन सही कैसे है, वो भी इसी में बताया गया है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया है कि हम क्या कह रहे हैं, एक रास्ता क्या कह रहा है कि नॉलेज के बेसिस पे आपको क्या करना है,
साल्वेशन की तरफ जाना है, तो उसके क्या क्या मीडियम ऑफ नॉलेज है, ज्ञान के साधन क्या क्या हैं, व्हाट आर द मेथड्स और व्हाट आर द मीडियम ऑफ नॉलेज। तो पहला क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान, और दूसरा है परोक्ष ज्ञान, मतलब डायरेक्ट नॉलेज और दूसरा इनडायरेक्ट नॉलेज। फिर से समझ लो, पहला है मेथड्स ऑफ नॉलेज, जिसमें कि पहला है डायरेक्ट नॉलेज, दूसरा है इनडायरेक्ट नॉलेज। डायरेक्ट नॉलेज मतलब क्या होगा, जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, मतलब या तो छू के महसूस कर रहे हो, या कोई कुछ खा के, या कुछ जो सेंसेस के थ्रू आपको समझ में आ रहा है, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों या सेंसेस से। और परोक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या होगा, जो कि आप इंटरनली फील करोगे, उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट फॉर्म कहेंगे। इनडायरेक्ट फॉर्म में हो जाएगा पहला अनुमान, अजम्पशंस, करेक्ट। क्या होगा कि पूर्व ज्ञान के आधार पर नई वस्तुओं का ज्ञान, जैसे कि ये जो हम बात कर रहे हैं, ये भी तो हमारे अजम्पशंस ही है ना, हमें थोड़ी पता है कि ऐसा कोई चीज़ होती है, ये तो पूर्व ज्ञान, ये पहले से लिखा हुआ है, जो मैंने पढ़ा, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये क्या हो गया, पहले से कोई चीज़ है, पहले से एग्जिस्ट नॉलेज के बेसिस पे हम अजम्पशंस कर रहे हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर धारणा बनाना। उपमान, किसी से तुलना करना, कंपैरिजन, तुलना से ज्ञान, कि हमने क्या कहा कि कंपैरिजन कैसे हो जाएगा कि नॉलेज से ये चीज़ मिलती है, मन को कंट्रोल करने से ऐसा होता है, ठीक है, उन्होंने किया था तो उनको इनलाइटमेंट हुआ, बुद्धा ने ऐसा इसी को फॉलो किया तो बुद्धा को ऐसा हुआ, उन्होंने महावीर ने ऐसा किया तो उनको ऐसा हुआ, शंकराचार्य ने किया तो उनको ऐसा हुआ। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे तुलना कर रहे हैं कि अच्छा उन्होंने इस ऐसा ऐसा बताया, इस रास्ते से उन्होंने काम किया और उनको साल्वेशन मिला, तो हम उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कोई नया तरीका नहीं बनाया है, हमने इस पे कोई रिसर्च नहीं की, हमने इस पे कोई काम नहीं किया है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तुलना से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि उनने ऐसा किया तो हमको भी ऐसा हो जाएगा। उसके बाद है शब्द, वर्ड पावर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वेदों से शब्दों, वेदों के शब्दों से ज्ञान, भाई तांडव, श्रोत मंत्र, शिव स्तुति, बहुत सारे आप लोग सुनते होंगे ना, महिषासुर मर्दिनी श्रोत मंत्र, सबको मतलब ये सब सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। ये सब बेसिकली क्या है, ये सब वैदिक मंत्रास है, जिसको हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉर आर कर्मकांड। कर्मकांड कहाँ पे आ रहा है, पूर्व मीमांसा में आ रहा है ना, करेक्ट। तो पहले से जो वेदों में लिखा हुआ है हम उसको यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, अपने एनलाइटमेंट के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, अर्थपत्ति, संकेत से ज्ञान, मतलब कोई ऐसा इंट्यूशन या कोई ऐसा साइन आपको मिल जाए, उससे आप क्या कर रहे हैं, संकेतों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कोई ऐसा आपको कहीं से संकेत मिल जाए, मतलब कोई इंट्यूशंस मिल जाए, इंट्यूशंस। अभाव, स्कैरसिटी, किसी वस्तु के ना होने से ज्ञान, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है। जब कुछ नहीं होता है ना, तभी किसी चीज़ को पाने की ललक ज़्यादा होती है। होता है कि जैसे अगर हमारे पास कार नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम कार खरीद सकें, ठीक है। अगर हमारे पास में हम एक्चुअली एक बड़ा रीज़न होता है पीएससी की तैयारी में आने का, कि सबको जब हम बचपन से देखते हैं ना कि कोई कलेक्टर अपनी कार से उतरता है, हमारे स्कूल में आते थे, जब जनरली होता था स्कूल्स में कोई ना कोई ऐसे अधिकारी आते थे, तो बच्चों को वो देख के बड़ा अट्रैक्टिव लगता था, और कहीं ना कहीं मन में भाव आता था कि हम भी बड़े होके ना ऐसी रिस्पेक्ट वाली जॉब करेंगे। होता है ये चीज़। और पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स ऐसे प्राउड पेरेंट्स जो होते हैं, उनको देख के भी हमको फील होता है कि एक दिन हम अपने पेरेंट्स को ऐसा प्राउड फील कराएंगे, करेक्ट। सो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आप, वो चीज़ आपके पास नहीं है। अभाव का मतलब यहाँ पे अलग तरह से लेना, कि जो चीज़ आपके पास नहीं है, तो आपके अंदर उस चीज़ की डिज़ायर आई, इच्छा आई कि हमको उस चीज़ को अचीव करना है, एंड यू आर फॉलोइंग दैट पाथ, तभी तो सुनने मिलता है। देखो ऐसे तो बन जाते हैं सब, लेकिन कई स्टोरीज बहुत हमेशा याद रहती है कि साइकिल वाले का बेटा, पंचर बनाने वाले का बेटा आईएएस बना, खूब यूट्यूब पे वायरल स्टोरी थी, करेक्ट। इवन वो उसके 12th फेल की स्टोरी तो कितनी अच्छी है, मनोज जो है, उनकी तो रियल लाइफ स्टोरी है ना। कि देखा है 12th फेल आप लोगों ने सबने,
व्हाट अ लवली मूवी, मतलब सीरियसली हार्ट टचिंग है बहुत, कि उसमें वो आटा चक्की में भी काम कर रहा है, वो आटे के बीच में बोरी ढाक के रखता है ना, और बोरी हटा के फिर रात में वो बल्ब जला के पढ़ाई करता है, और उसका पीने का पानी तक कि वो कैसा, वो बोतल रहती है उसके ऊपर वो बोरी से लपेट के गीली करके रखता है। मतलब द ऑब्जर्वेशन ऑफ डायरेक्टर कि उसने एक एक माइन्यूट चीज़ों को जिस तरह से दिखाया है वो टच कर जाती है। और वो स्वीपिंग करना और वो क्लीनिंग करना, मतलब सीरियसली बहुत बड़ी चीज़ है। कुत्ता घुमाना, दूसरे कुत्ते को घुमाने ले जाना, सिर्फ अर्निंग सम पैनीज, कुछ पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो ये क्या है, वो स्कैरसिटी ने उस इंसान को आज एक सेलिब्रिटी बना दिया, एक स्टारडम दिलाया। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं मीमांसा दर्शन में कि ज्ञान के साधन क्या क्या हो सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या क्या हो सकता है कि एक अनुमान आपने लगाया, एक अजम्पशंस लगाए कि पुराना ऐसा है तो नया हम ऐसा कर सकते हैं। एक आपने तुलना की, उपमान या कंपैरिजन। उसके बाद वर्ड पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अर्थपत्ति, मतलब कुछ इंट्यूशंस। उसके बाद है अभाव, स्कैरसिटी। ठीक है, जो कि आपको उस नॉलेज तक ले जाता है और फिर वो आपको स्टारडम दिलाता है। स्टारडम सिर्फ सुपरस्टार्स और फेक फिल्मी हीरोइंस का नहीं होता है। स्टारडम का मतलब है जो रियल लाइफ में अपने स्ट्रगल्स को फेस करके आगे बढ़ता है, वो स्टारडम उसको मिलता है। हर एक के स्टोरी में अपना एक स्टारडम निकलता है। आपकी भी लाइफ में होगा कि आपने कुछ ऐसा किया होगा कि या आप करने के इच्छुक होंगे कि आप वो उस अपने आप को यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हो सकता है अभी भी आपके साथ कुछ ऐसे हो, क्योंकि आई एम नॉट वेरी मच, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से नहीं जानती अभी, तो हो सकता है आप लोगों की कुछ ऐसी स्टोरीज होगी कि आपने कहाँ से शुरू करके कहाँ तक ले गए होंगे, है ना। तो हर किसी का अपना खुद का अचीवमेंट होता है, तो खुद की पीठ भी थपथपाया करो। वेरी गुड, अच्छा किया तुमने। नहीं, खुद को, अपने आप को, वेरी गुड, खुद को। मीमांसा दर्शन के महत्वपूर्ण सिद्धांत, इसको मैं सोच रही हूँ कल करवा दूँ। अब जितना मैंने करवाया है इसको प्लीज़ रिवाइज करिएगा, और ग्रुप में मैं आप लोगों की PDF डलवा देती हूँ। देखो, अगर सही बताऊँ, बुक्स तो बहुत सारी है मार्केट में, लेकिन मुझे कोई भी बुक में मज़ा नहीं आया, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मैं बहुत सारी बुक से मिक्स करके आप लोगों को करवाती हूँ, क्योंकि कहीं भी एक जगह पूरा अच्छा नहीं दिया हुआ है। पढ़ना है तो देख सकते हो, अवेलेबल है बुक्स मार्केट में, बट अभी मैं सही कहूँ, अभी बहुत अच्छी बुक्स आई नहीं है। किसी ने जो है बहुत